So hello everyone and welcome back to my channel. In today's video, we are going to revise all the important critical terms which are asked in every literature exams from the section of literary criticism. ये टर्म्स आपके एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं. आइदर मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस, एंड मेनी अ टाइम्स आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे इन इंपॉर्टेंट टर्म्स से. इफ यू आर समवन जो इन टर्म्स को ऑलरेडी पढ़ चुका है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा क्योंकि एक ही बार में आपको रिवीजन मिल जाएगा. बट इफ यू आर समवन जिन्होंने इन टर्म्स को कभी भी नहीं पढ़ा है, उनको एक बहुत अच्छा आइडिया लगेगा कि इन टर्म्स का कॉन्सेप्ट क्या है, किसने इसको कॉइन किया, एंड दैट टू कौन से वर्क में कॉइन किया. सो लेट्स गो एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले टर्म से, विच इज मिमेसिस. नाउ ये मिमेसिस का जो टर्म है, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा जब आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म को पढ़ना स्टार्ट करते हो. जैसे ही ग्रीक क्रिटिक्स के बारे में आप पढ़ोगे, विच इज योर सोक्रेटिस, प्लेटो एंड अरिस्टोटल, ये मिमेसिस का जो टर्म है और द थ्योरी ऑफ मिमेसिस आपके सामने आती है. सो यू मस्ट बी अवेयर कि ये जो थ्योरी ऑफ मिमेसिस है वो सबसे पहले दी है आपके प्लेटो ने, एंड देन इसको बेटर एंड पॉजिटिव वे में एक्सपैंड किया है आपके अरिस्टोटल ने. कौन कौन से वर्क्स में किया है ये भी मैंने मेंशन किया है कि प्लेटो का इंपॉर्टेंट वर्क द रिपब्लिक, एंड देन अरिस्टोटल का जो मैग्नम ओपस वर्क है पोएटिक्स के अंदर आपको थ्योरी ऑफ मिमेसिस देखने को मिलती है. बट व्हाट इट इज ऑल अबाउट, मिमेसिस जो वर्ड है उसका मतलब ही होता है कॉपी करना. सो एज यू कैन सी इट इज रिटन की इमिटेशन ऑफ नेचर और ह्यूमन एक्शंस इन आर्ट. आप किसी भी फॉर्म ऑफ आर्ट को अगर देखते हो, बी इट योर पोएट्री, बी इट योर ड्रामा, ट्रेजेडी, स्कल्पटिंग, पेंटिंग, जो भी फॉर्म ऑफ आर्ट है, इट इज अ काइंड ऑफ इमिटेशन ऑफ द रियलिटी. एंड इसी बात से आपके प्लेटो को बड़ी दिक्कत थी. प्लेटो व्यूड मिमेसिस एज डिसेप्टिव एंड ट्वाइस और थ्राइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी. अगर आपने प्लेटो के रिपब्लिक वर्क को पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि आपके प्लेटो आइडिया ऑफ फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं एंड उस वर्ल्ड को ये आइडियल वर्ल्ड मानते हैं. एंड हमारे इस रियल वर्ल्ड में जितनी भी आर्ट हमें दिखाई देती है, पेंटिंग, स्कल्पटिंग दिखाई देती है, एंड स्पेसिफिकली पोएट्री, ये मानते हैं इट इज ट्वाइस एंड थ्राइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी, एंड वो डिसेप्टिव होती है क्योंकि वो रियल नहीं होती है. आपके अरिस्टोटल ने इसी को ही, जो कि उनके उन्हीं के ही शिष्य थे, ठीक है, उनके डिसाइपल थे अरिस्टोटल, इसी पॉइंट को एक इतना पॉजिटिव टच दिया है कि देखो, ही डज अग्री कि आपका जो आर्ट होती है इज अ ट्रू इमिटेशन ऑफ द रियलिटी. अगर आप इंसान की एक पेंटिंग बनाते हो तो आप इंसान को यूज कर रहे हो ऑफ कोर्स फॉर इमिटेशन, बट योर अरिस्टोटल हैज एवरीथिंग पॉजिटिव टू से अबाउट इमिटेशन, कि आर्ट उस इमिटेशन को मात्र कॉपी नहीं कर रही है बट उसको अपनी क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन से 100 टाइम्स रियलिटी से भी बेटर बना देती है. सो अरिस्टोटल इज in favor of imitation, and he says that imitation is natural and beneficial, and ये humans को help करता है in experiencing catharsis. Now you come to the another term which is catharsis, a very very important and a popular term. कई बार literature के exams में, not just in UGC NET, कई सारे literature के exams में आपका ये जो term है catharsis आपसे पूछा गया है. Purging or cleansing of emotions, particularly pity and fear through art. आप किसी भी पर्टिकुलर सॉन्ग को सुनते हो, एक मूवी को देखते हो, कोई सीरियल देखते हो, उससे आपके पर्सनल इमोशंस का एक सेफ आउटलेट आपको मिलता है. तभी ऐसा होता है कि कभी कोई इंसान बहुत ज्यादा दुखी होता है, उसका ब्रेकअप हो गया होता है, तो वो और अरिजीत सिंह के गाने निकाल के अपने कान में और थोड़ा रोना चाहता है. उस सॉन्ग के जरिए, उस रिलेटेबल लिरिक्स के जरिए आप अपने इमोशंस को एक सेफ आउटलेट देते हो. एंड दिस इज व्हाट अरिस्टोटल हैज टू से इन पोएटिक्स. जब ये एक पूरा ग्राउंडवर्क आपके सामने रखते हैं कि ट्रेजेडी में कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, तो ही टॉक्स अबाउट द हीरो ऑफ द ट्रेजेडी विच इज कैथारसिस, कि इफ यू वांट योर वर्क टू बी अ हिट वर्क, कि वो बहुत ज्यादा ऑडियंसेस को पसंद है, तो आपको उनके इमोशंस को एक सेफ आउटलेट के थ्रू बाहर निकलने का जरिया आपको देना होगा. एंड दैट इज व्हाई हम लोग की मम्मियां जो अपनी सासों से इतनी ज्यादा परेशान रहती हैं, बैठ के अनुपमा एंड ऐसे एकता कपूर वाले सीरियल्स देखती हैं जहां पर उनकी सास उनको परेशान कर रही है एंड द बहू इज प्लॉटिंग समथिंग अगेंस्ट देम. ठीक है, तो दिस इज व्हाट रिलेटेबल थिंग यू कैन शो थ्रू ड्रामा, थ्रू कॉमेडी, और किसी भी फॉर्म ऑफ जॉनरा को आप अगर पुट अप कर रहे हो. कैथारसिस का मतलब होता है जहां आप अपने इमोशंस को, ऑडियंस के इमोशंस को परगेट एंड उनके बॉडी से निकालने का एक आउटलेट देते हो, अ सेफ आउटलेट फॉर इमोशंस. दिस इज डिस्क्राइब्ड एज द इमोशनल इफेक्ट ट्रेजेडी हैज
on an audience, creating a moral and a spiritual renewal. I hope आपको catharsis clear है. Next term है हमारा again coined by Aristotle. Aristotle ने हमें कई सारे 6 elements, almost important elements हमें दिए हैं, जिसमें से catharsis was one. Hamartia is again very important one. कई बार आपके एग्जाम में repeated question रहा है hamartia के ऊपर. इसको बोलते हैं a tragic flaw or an error इन जजमेंट लीडिंग टू प्रोटैगनिस्ट डाउनफॉल. मतलब कि आपकी कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसके अंदर आपका ट्रेजेडी में एक ऐसा फ्लॉ, एक ऐसी कमी दिखा दी जाएगी. अब ये फ्लॉ कोई फिजिकल नहीं है जो उसके शरीर की कोई कमी है, ये उसकी एक मेंटल कमी है. मतलब मेंटल इसको दूसरे सेंस में मत लेना, उसके अंदर की, उसके नेचर की एक कमी है जो उसके डाउनफॉल का कारण बन जाती है. आप शेक्सपियर का हैमलेट उठाकर देखते हो तो उसका फ्लॉ क्या था कि वो इनडाइसेसिव पर्सन था. वो कभी भी डिसाइड नहीं कर पाता था कि उसको क्या करना है, टू बी और नॉट टू बी. ओथेलो के अंदर जो जेलसी की भावना थी वो उसके डाउनफॉल का कारण बनती है. यू वॉच किंग लियर, तो उनका जो बोल सकते हैं कि एम्बिशन उनके अंदर बहुत था. ओथेलो में भी आप, ओथेलो आई टोल्ड यू, आप जेलसी देखते हो. मैकबेथ में आप एम्बिशन देखते हो. तो ये सब जो ट्रेजिक उनके एलिमेंट्स आते हैं वो उनकी ट्रेजेडी का कारण बन जाते हैं. ये फ्लॉज, द एरर इन जजमेंट, ये इनके प्रोटैगनिस्ट के अंदर आप जब भी देखते हो तो वो उस पर्टिकुलर कहानी के डाउनफॉल का कारण बनता है. सो दिस पर्टिकुलर फ्लॉ इज नॉट नेसेसरली अ मॉरल फेलिंग बट अ मिस्टेक दैट ट्रिगर्स द हीरोज फॉल. उसके नेचर में आपको ये चीज दिखाई देगी जिसकी वजह से उसका फॉल हो जाएगा. देयर इज वन मोर टर्म जो हमेशा से रिलेटेड है, जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, विच इज ह्यूबरिस. ह्यूबरिस होता है एक्सेसिव प्राइड. जब आप बहुत प्राइड वाले एक कैरेक्टर होते हो एंड अपनी उस अहंकार की वजह से आपकी स्टोरी में आपका ही फॉल हो जाता है, वो आपका यूज किया गया है. सो इसको आप लोग याद रखिएगा. देन वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ ट्रेजेडी इज योर अनइग्नोरेसिस. इसका इस्तेमाल एकता कपूर बहुत ज्यादा करती हैं अपने सीरियल्स में, जहां पर अचानक से आपके सामने कोई बहुत बड़ा सच आ जाता है. इट इज लाइक यू डिस्कवरिंग समथिंग कि ओ माय गॉड. जैसे एकता कपूर के सीरियल में यू वुड सी कि ज्यादातर दिखाया जाता है कि अरे उसका तो पति मर गया था, पुनर्जन्म लेकर वो वापस आ गया है नाउ बदला लेने, और ये तो उसका इलीगल सन निकल गया, ये तो सर्वेंट से उसने शादी कर ली. लाइक दीज आर द काइंड्स ऑफ डिस्कवरीज जो आपकी स्टोरी को बिल्कुल ही एक नया टर्न दे देती है. इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ रिकॉग्निशन और डिस्कवरी बाय द ट्रैजिक हीरो. अगर हम लोग लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो वी हैव अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ एनिग्नोरिसिस व्हिच इज ओडिपस की कहानी में, जहां पर ओडिपस रियलाइज्ड कि ही किल्ड हिज फादर एंड ही मैरिड हिज ओन मदर. ये उसके लिए एनिग्नोरिसिस वाला मूवमेंट था, जहां पे जिसको एक क्रूशियल मूवमेंट माना जाता है आपकी ट्रेजेडी में, वेयर द प्रोटैगनिस्ट रियलाइजेस दैट देयर ट्रू आइडेंटिटी और द नेचर ऑफ द सिचुएशन की अरे यार ये क्या हो गया. अगेन ये चीज आपको अरिस्टोटल के पोएटिक्स में देखने को मिलती है. आई मस्ट रिकमेंड यू कि अगर आपने अभी तक अरिस्टोटल का पोएटिक्स नहीं पढ़ा है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जो आपको पढ़ना चाहिए अपने एग्जाम से पहले. इफ एट ऑल आपको किसी भी तरीके से आपने लिटरेरी क्रिटिसिज्म को प्रिपेयर नहीं किया है, यू कैन जस्ट मैसेज अस ऑन दिस नंबर एंड वी विल सेंड यू द एंटायर कोर्स, इफ एट ऑल अगर आपने इनको नहीं पढ़ा है. देन वी हैव पेरिपेटिया, सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्चून. अब काफी बच्चों को ना एनेग्नोरिसिस में और पेरिपेटिया में थोड़ा सा क्या होता है, कंफ्यूजन होता है. लेकिन एनेग्नोरिसिस लाइक सडन डिस्कवरी, आपको पता लग गई, जैसे मैंने आपको बताई एकता कपूर के सीरियल वाली. यहाँ पे अ सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्चून मतलब किसी इंसान की लॉटरी लग गई, या फिर एक अमीर इंसान था उसका सारा धन खत्म हो गया एंड ही इज नाउ बैंकरप्ट. तो उस कहानी में जो ट्विस्ट आ जाता है कि यार अचानक से हमारा प्रोटैगनिस्ट की तो पूरी कहानी बदल गई, वो अमीर हो गया, अब तो मस्त उसकी गाड़ियां आ रही है एंड ही इज बाइंग अ बंगलो, एंड अचानक से अ वेरी अमीर पर्सन बिकम्स पुअर एंड फिर वो किसी चौल में जाके रह रहा होता है. सो ऐसे टाइप का जो कहानी में टर्न एंड ट्विस्ट दिखाया जाता है उसको हम लोग पेरिपेटिया बोलते हैं. अ टर्निंग पॉइंट इन द नैरेटिव वेयर द हीरोज फॉर्च्यून्स शिफ्ट्स ड्रामेटिकली. ये प्लॉट में चेंज होता है एंड एनाग्नोरिसिस की उसके मॉरल कैरेक्टर में उसको कोई बहुत बड़ा रिकॉग्निशन या ऐसी कोई बात पता लग गई. ठीक है. नेक्स्ट अप वी हैव सबलाइम. अब जिस तरीके से ग्रीक क्रिटिक्स को पढ़ के जैसे जैसे रोमन क्रिटिक्स के टुवर्ड्स आप लोग जाओगे तो यू विल कम टुवर्ड्स दिस टर्म जो आपके लॉन्जाइनस ने दिया हुआ था ऑन द सबलाइम वाले वर्क के अंदर. आपने कई बार लोगों को ये टर्म बोलते हुए सुना होगा कि ओ माय गॉड द फीलिंग इज सबलाइम. जब आप लोग वंडरफुल, ब्यूटीफुल, फंटैबुलस, इन सारे एडजेक्टिव से कहीं ऊपर फील करने लगते हो,
a feeling that is like a feeling that transcends your body. कुछ ऐसा आपने देख लिया, कुछ ऐसा आपने सुन लिया, कुछ ऐसा आपको ब्यूटी दिखाई दे गई है किसी चीज में कि उसको एक्सप्लेन करने के आपके पास वर्ड्स नहीं है. यू आर इन कंप्लीट ऑ. दिस पर्टिकुलर ग्रेटनेस की जो फीलिंग्स होती है ना, उसको हम लोग सबलाइन बोलते हैं. मेनी ऑफ द पीपल, आई मतलब आप इसको सर्च भी करोगे तो यू वुड फील कि जो बाहुबली मूवी नहीं आई थी उसमें जो आपकी इनिशियल मूवी थी, देयर वाज अ सीन जब आपका मेन कैरेक्टर शिव जी की जो वो होते हैं शिवलिंग को अपने कंधों पर उठाकर जब चलता है, दैट इज अ ब्यूटीफुल पोर्ट्रेयल, अ ब्यूटीफुल सीन. एंड इतना अच्छा उसका पोर्ट्रेल किया गया है दैट यू ऑलमोस्ट फील सबलाइम. आपके पास शब्द नहीं होते, यू आर इन कंप्लीट ऑ. आप लोग ने वो सीन देखा है तो डू कमेंट मी डाउन. दिस इज हाउ आई वुड कनेक्ट. अब सब्लिमिटी हर इंसान के लिए अलग हो सकती है. किसी सिंपल गाने की लिरिक्स सुनकर भी यू कैन गो इनटू अ कंप्लीट ऑ. वो आपको इतना कनेक्ट कर सकती है. सो ये ओपिनियन बेस्ड है. ये जो आपको वर्क है ऑन द सबलाइन में देखने को मिलता है, एंड ये एक लिटरेरी क्वालिटी मानी जाती है रिटोरिकल सेंस में, दैट एलिवेट्स द ऑडियंसेस सोल. आपको अपनी ही बॉडी से ट्रांसेंड करने का काम करती है बेस्ड ऑन द इमोशनल एंड इमेजिनेटिव पावर. देखो, हर इंसान के ओपिनियंस एंड इमेजिनेटिव पावर बिल्कुल अलग होती है. जो चीज मेरे लिए बहुत खूबसूरत एंड सबलाइम है, हो सकता है आपको वो बिल्कुल बकवास लगे. एंड जो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा सबलाइम फीलिंग आपको दे रही है, हो सकता है मेरे लिए वो नॉर्मल हो. सो ये ओपिनियन बेस्ड होता है. ठीक है. देन वी हैव विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव. ये तो बहुत ही मजेदार टर्म है. हमारे कोलरिज ने अपने क्रिटिकल एसे बायोग्राफिया लिटरेरिया के अंदर दिया है. नाउ बायोग्राफिया लिटरेरिया इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एसे. आपको उसको जरूर से पढ़ना चाहिए. डू प्रिपेयर इट बिफोर योर एग्जाम्स. विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, रीडर्स कॉन्शियस डिसीजन टू इग्नोर द इम्प्लॉजिबिलिटी ऑफ अ नरेटिव. हम ऐसा आप लोग ने सुना होगा कि अरे बॉलीवुड की मूवी देखने जा रहे हो तो क्या कहते हैं, अपना दिमाग ना घर पे छोड़ के जाना. रोहित शेट्टी की मूवीज, आई ऑलवेज गिव दिस क्लासिक एग्जांपल. देखने जा रहे हो तो भैया दिमाग घर पे छोड़ के आना, क्योंकि यू आर अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी. यू नो अबाउट फिजिक्स कि भैया इतनी देर तक गाड़ी आपकी हवा में नहीं झूल सकती है. इट इज गोइंग टू कम डाउन इन अ वेरी सिंगल मोमेंट. लेकिन उस मूवी में जिस तरीके से हीरो हवा में लटका हुआ है, आपकी गाड़ियां हवा में लटकी हुई हैं, और इन एकता कपूर के या फिर नॉर्मल सीरियल्स भी अगर आप आजकल के निकाल के देख लोगे, बहू नागिन बन चुकी है, वो स्पाइडर बन चुकी है, वो हवा से पतंग से पता नहीं कहाँ पहुंच गई है. ऐसे बहुत कुछ सीरियल्स आते हैं. तो यू आर अवेयर एज एन ऑडियंस कि ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, बट यू विलिंगली सस्पेंड योर बिलीव कि नहीं यार, मुझे इंजॉय करना है. आई वॉन्ट टू बी एंटरटेन्ड. आई लव द आइडिया वेयर द बहू टेक्स अप द पर्सोना ऑफ अ नागिन एंड वो अपनी सास को डस रही है. सो ये आपके स्टोरीज में एम्प्लॉय किया जाता है वेयर द ऑडियंस की विलिंगनेस है टू इग्नोर द अनरियलिस्टिक एंड मैजिकल एलिमेंट्स इन द स्टोरी सो दैट दे कैन इमोशनली इंटेलेक्चुअली एंगेज विद इट और फॉर दैट मैटर एंजॉय इट. आई होप आप लोग को ये चीज क्लियर हो रही होगी एंड माई एग्जाम्पल्स वुड बी मेकिंग दिस थिंग इजी. देखो, इन एग्जाम्पल्स के थ्रू इन कट इन कॉन्सेप्ट को समझना आसान होता है. अदरवाइज आप इनके बिल्कुल रियल एक्सप्लेनेशन पे जाओगे ना तो समझ ही ये नहीं आती है. डू कमेंट मी डाउन इफ यू अग्री विद दिस. ठीक है. नेक्स्ट टर्म आता है विद जो आपके कीट्स ने दिया है, अनदर इंपॉर्टेंट रोमांटिक राइटर, पोएट एंड क्रिटिक. नेगेटिव कैपेबिलिटी एक बहुत ही आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट टर्म है, लेकिन आई वुड मेक दिस इजी फॉर यू. इसमें आपके जॉन कीट्स बोलते हैं कि ये एक क्वालिटी होती है एक पोएट की, टू और हिज कैपेसिटी to accept the uncertainty, to accept the doubt without reaching for fact and reason. देखो, आप ह्यूमंस की टेंडेंसी क्या होती है कि वो हर वक्त हर बात का एक सोल्यूशन चाहते हैं, हर वक्त एक बात का तर्क चाहते हैं, हर बात को कहना चाहते हैं कि नहीं, इसका तर्क क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, मतलब कि इसका लॉजिक क्या हुआ. एक अच्छे पोएट की जो निशानी होती है वो ये होती है कि ही वुड टेक अप अ कैरेक्टर एंड शो इट टू यू इन अ वे कि वो अनसर्टेनिटीज में है, वो अनश्योरिटी में है. एंड दैट पोएट जो जिसने कहानी लिखी है, ही इज नॉट रीचिंग टू गिव यू अ ठोस लॉजिक कि मैंने ये कैरेक्टर ऐसा बनाया तो मैंने ये कैरेक्टर ऐसा क्यों बनाया. ही गिव्स
द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी टू शेक्सपियर कि आप इनका ओथेलो पकड़ लो, आप इनका किंग लियर पकड़ लो, इनका मैकबेथ पकड़ लो, इनका हैमलेट देख लो, यू विल नॉट बी एबल टू डिफर कि आपके शेक्सपियर की एक्चुअल पर्सनालिटी इसमें से कौन से कैरेक्टर को मैच करेगी। वो इतना अनबायस्ड होके एंड अपने आप को अपने काम एंड कैरेक्टर्स जो वो बनाते हैं उससे अलग होके शो करते हैं कि यू डू नॉट कम टू नो कि एक्चुअल रीजन क्या रहा होगा, एक्चुअल कनेक्टिविटी इन दोनों के बीच में क्या रही होगी। सो एसेंशियल माना है आपकी नेगेटिव कैपेबिलिटी की क्वालिटी को फॉर पोएट्स टू एम्ब्रेस एम्बिग्विटी। चीजें अनश्योर रहती हैं उनको अनश्योर दिखाओ, चीजें मिस्ट्री में रहती हैं उनको मिस्ट्री में दिखाओ विदाउट सीकिंग रैशनल क्लोजर। इसका एक कंपैरिजन भी इन्होंने किया है फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि अगर आप वर्ड्सवर्थ के वर्क्स को पढ़ोगे तो आपको इमीडिएटली पता लग जाएगा कि अरे ये तो वर्ड्सवर्थ के व्यूज है। ही टॉक्स अबाउट द लव ऑफ नेचर, ही टॉक्स अबाउट इंडिविजुअलिज्म, ही टॉक्स अबाउट फीलिंग्स, ही टॉक्स अबाउट ह्यूमैनिटी। देन उनके वर्क्स में आपको नेचर का जिस तरीके से वो पोर्ट्रेयल करते हैं ऑलमोस्ट यू विल फाइंड लाइक कि वो अपनी जो व्यूज हैं लाइक सिंगुलर ट्रुथ वो आपके ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। एंड उनके वर्क से यू कैन ऑलमोस्ट गेट एन आइडिया कि अरे ये तो हमारे वर्ड्सवर्थ का वर्क है। विच आपके कीट्स ने कहा है कि ये ईगोटेस्टिकल सबलाइम की एक निशानी होती है वेयर द राइटर इज सो अपने काम में वो इतना घुस चुका है कि वो अपने काम को और अपनी पर्सनैलिटी को अलग रख ही नहीं पा रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू कीट्स शेक्सपियर इज दैट पर्सन यू विल नेवर बी एबल टू डिसाइड और कम टू नो कि उनके इतने सारे कैरेक्टर्स में से उनकी पर्सनालिटी कौन सी रही होगी। एंड दैट इज व्हाट ही कॉल्स अ ग्रेट क्वालिटी ऑफ अ गुड पोएट और अ राइटर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। देन वी हैव डिफेंस ऑफ पोएट्री। नाउ दिस इज नॉट अ टर्म लेकिन आपको पता होना चाहिए कि शेली ने जो अपना एसे लिखा था डिफेंस ऑफ पोएट्री, जहां पर थॉमस लव पिकॉक ने अटैक किया था इनको और कंटेम्प्रेरी रोमांटिक आपकी एज की पोएट्री को अपने 4 एजेस ऑफ पोएट्री वाले एसे के अंदर, उसको डिफेंड किया है आपके पीबी शेली ने विद डिफेंस ऑफ पोएट्री। कंफ्यूज मत हो ना, सिमिलर नेम का सिडनी ने भी आपका एसे लिखा हुआ था विच इज अपॉलजी फॉर पोएट्री 1595 में जो स्टीफन गोसॉन ने अटैक किया था। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है जहां पर शेली डिफेंड करते हैं आपकी पोएट्री को अगेंस्ट द यूटिलिटेरियन arguing poets that they are the unacknowledged legislatures of the world। आपकी शेली has everything possible and favorable to say about the poets। इन्होंने कहा है कि भाई ये होते हैं पोएट्स, होते हैं अनएक्नॉलेज लेजिस्लेचर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। एंड आपको पोएट्री का कोई यूटिलिटी ढूंढने की जरूरत नहीं है। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी। सॉरी ये तो कीट्स का मतलब फ्रेज है, बट यू मस्ट नो कि इनके नजरिए में ये आपके प्लेटो को भी मतलब क्या एक तरीके से अटैक करते हैं। जो भी पोएट्री को अटैक कर रहा होता है उसको डिफेंड करने आते हैं कि इस पर्टिकुलर एस्से के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। दीज आर ऑल द क्रिटिकल एसेज एंड टर्म्स जो आप एक ही बार में एक साथ पढ़ रहे हो। मेक श्योर डियर स्टूडेंट्स कि आपने इनको डिटेल में पढ़ा हो बिकॉज देयर आर सो मेनी क्वेश्चन जो इनकी डेप्थ से पूछे जाते हैं। टचस्टोन मेथड हमारे पूरे लिटरेरी क्रिटिसिज्म में मैथ्यू अर्नोल्ड and T.S. Eliot of course is the most asked critics। तो of course आपने इनके multiple critical essays पढ़े होने चाहिए। टचस्टोन मेथड आपके मैथ्यू अर्नोल्ड का बड़ा ही फेमस टर्म है जिसमें ये कहते हैं कि जो आजकल की कंटेम्प्रेरी पोएट्री है, आजकल का कंटेम्प्रेरी क्रिटिसिज्म है, कोई भी वर्क आप पब्लिश कर रहे हो उसकी क्वालिटी को अगर आपको चेक करना है तो यू मस्ट कंपेयर द पैसेजेस और द लाइंस ऑफ कंटेम्प्रेरी न्यू मॉडर्न पोएट्स की पोएट्री को उठा के with the poetries and the works written by the classics, not ancients, by the classics। कि उन जो ग्रेट मास्टर्स ने वर्क लिखे हैं that were able to move us, that were able to give us the feeling of sublimity, जो हम लोग को सिर्फ आपके बोल सकते हैं कि मॉरल ट्रुथ के साथ साथ आपको सेंसिबिलिटी भी शो करता है। ऐसे वर्क्स जो आपके क्लासिक्स लिख कर गए हैं, बहुत सारे राइटर्स का इन्होंने नाम भी लिया है कि इनकी क्लासिक्स की लिस्ट में कौन आता है, उनके वर्क्स एंड पैसेजेस को उठा के आपको कंपेयर करना चाहिए न्यू मॉडर्न राइटर्स के वर्क्स को कि क्या इनकी जो पोएट्री है हमें ठीक उन क्लासिक्स वाले पोएट्री जैसा ही मूव कर पा रही है, वही हम लोग को इमोशनल फीलिंग दे पा रही है नहीं। इस पर मैंने फुल वीडियो बना के रखा है टचस्टोन मेथड। इट इज वन ऑफ माय मोस्ट फेमस वीडियोस ऑन दिस चैनल। आप जरूर से जाके उसको देखिएगा, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। उसके क्वेश्चंस भी आप उसको देखने के बाद लगा पाओगे।
सो ही सेज थ्रू टचस्टोन मेथड कि कंपेयर करो पैसेजेस को ऑफ न्यू लिटरेचर, जो नए नए राइटर्स आ रहे हैं, विद ग्रेट क्लासिक्स टू जज द क्वालिटी। इट इज ऑलमोस्ट लाइक कि सोना कितना खरा है, आप पुराने सोने से उसको पता लगाओ, लाइक और लाइक अ पीएच स्ट्रिप जो साबुन से नहीं कंपेयर की जाती थी कि कौन सी एसिडिक है, कौन सी ज्यादा आपकी अल्कलाइन है, समथिंग लाइक दैट। ये जो टर्म है उन्होंने अपने फेमस क्रिटिकल ऐसे स्टडी ऑफ पोएट्री के अंदर दिया हुआ है, तो इसको भी याद रखना। He believed that criticism must have high moral and aesthetic standards. You all must be aware कि हमारे मैथ्यू अर्नोल्ड बिलोंगिंग टू द विक्टोरियन एरा बहुत ही ऑब्सेस्ड थे आपके मॉरल्स को लेके, हाई सीरियसनेस को लेके। ही वांटेड टू हैव some kind of moral grounds in all the contemporary writers and the poets जो इनके टाइम पर लिख रहे थे, क्योंकि विक्टोरियन एरा अपने आप में ही एक ऐसा एरा माना जाता है बिकॉज ऑफ द coming of industrialization and modernization, तो people were losing the बोल सकते हैं ट्रेडिशनल वैल्यूज जो आपके मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं कि उनको इंटैक्ट रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इनका टर्म है हाई सीरियसनेस, जो ये मानते हैं इज अ की क्वालिटी ऑफ ग्रेट पोएट्री, जिसमें आप जो मॉरली प्रोफाउंड होती है, मतलब आप समझ लेना कि मॉरल्स और हमारे मैथ्यू अर्नोल्ड का तो बहुत अच्छा रिश्ता है। ही वुड नॉट टेक अप योर वर्क इफ इट इज नॉट मॉरली साउंड अप, एंड ही इज सो ऑब्सेस्ड विद मोरालिटी कि इन्होंने अपने पोएट्री कलेक्शंस में से भी कुछ अपनी ही खुद की लिखी हुई पोएट्री को इन्होंने डिलीट कर दिया था कि नहीं, ये मैं अपनी ऑडियंस को नहीं चाहता हूँ कि वो पढ़े, बिकॉज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये फील कर रहे थे कि इट इज नॉट एडिंग टू द मॉरल वैल्यू ऑफ माई ऑडियंस, तो मेरी ऑडियंस मेरे भी काम को ना पढ़े। ही वॉज दैट सीरियस फॉर योर मोरालिटी। तो दिस वॉज अगेन कॉइन्ड बाय मैथ्यू अर्नोल्ड, एंड इनके अकॉर्डिंग द बेस्ट पोएट्री मस्ट कंबाइन ट्रुथ एंड सीरियसनेस। उसको याद रखना, ये टर्म्स आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ग्रेट पोएट्री इज नॉट जस्ट एस्थेटिक, इट मस्ट कन्वे मॉरल सीरियसनेस एंड ट्रुथ। ठीक है, इनके और भी बहुत सारे टर्म्स है, लाइक स्वीटनेस एंड लाइट, मतलब इंटेलेक्ट एंड ब्यूटी आपको अगर एक वर्क में दिखाई देता है, वो आपसे पूछा गया है। हेलेनिज्म एंड हेब्रिज्म इनका पूछा गया है, तो मेक श्योर आपने उनको पढ़ के रखा। देन वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल टर्म टीएस इलियट से जो पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ये होता है अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अ सेट ऑफ सिचुएशन, इवेंट्स, अ चेन ऑफ इवेंट्स दैट इवोक अ स्पेसिफिक इमोशन इन द ऑडियंस। अच्छा, आप लोग ये बात बताना यहाँ पे ये थम्स अप बन के आ गया। आप लोग बात बताना कि आप कभी कोई मूवी देख रहे हो, सीरियल देख रहे हो, कोई सॉन्ग देख रहे हो, उसमें कोई लड़का बहुत ज्यादा उसका हार्ट ब्रेक हो गया है, ठीक है, उसका ना ब्रेकअप हो गया है, तो क्या वो चिल्ला चिल्ला कर बताता है कि आई एम सो सैड एंड मेरा तो ब्रेकअप हो गया है, या फिर ऑटोमेटिकली उसका स्क्रीन प्ले ऐसा दिखाया जाता है कि एक डार्क कमरे में वो अपनी डाइनिंग टेबल पर अकेला बैठा हुआ है एंड खाना उसके सामने पड़ा हुआ है, खाना ठंडा हो चुका है, उसके साथ कोई बैठा नहीं है, ही इज नाइदर ईटिंग द फूड, एंड उसकी आंखों से ऐसे करके आंसू निकल रहे होते हैं, बाहर की तरफ देख रहा होता है। ये सब आइडियाज देख के ही हम लोग को पता लग जाता है कि भाई उसका ब्रेकअप हो चुका है एंड ही इज नॉट डूइंग वेल इन हिज लाइफ राइट नाउ। वो चिल्ला के नहीं बोलता है। सो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव एग्जैक्टली यही चीज आपको बताने की कोशिश करता है कि व्हेन यू आर राइटिंग अ वर्क, आपके चेन ऑफ इवेंट्स, आपके ऑब्जेक्ट्स एंड पूरा वो ऐसा सेटअप बना होना चाहिए जिससे ऑटोमेटिकली ऑडियंस के मन में इमोशंस पैदा हो। बेसिकली इसका क्रक्स ये है कि यू शुड शो व्हाट यू वांट टू शो रादर देन टेलिंग। कोई राइटर ये नहीं बोलेगा कि अच्छा अभी जो कैरेक्टर आने वाला है उसका ना दिल टूट गया है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ही विल क्रिएट एन एम्बियंस ऑफ सिचुएशन फॉर यू कि आप भी उसकी सिचुएशन को देखकर रोने लगोगे। सो दिस इज व्हाट वी कॉल ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, एंड ये आपको देखने को मिलता है उनके ऐसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में, जिसमें उन्होंने कहा है कि भैया हैमलेट एक बिल्कुल आर्टिस्टिक फेलियर है, क्योंकि उसमें हैमलेट की पागलपन, हैमलेट का इनडाइसिसिवनेस उसके ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशंस को प्रॉपर जस्टिफाई नहीं करता है। इसी के साथ साथ ये सेज कि मैकबेथ इज एन आर्टिस्टिक सक्सेस, जहां पर लेडी मैकबेथ का पागलपन, उनका किंग को मरवा देने के बाद, मर्डर करने के बाद डैगर का दिखाई देना, हाथों पर खून दिखाई देना, स्लीपलेसनेस उनको हो जाती है एंड जो उनको ड्रीम्स आते रहते हैं, हेलुसिनेशंस होती हैं, इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ हाउ यू वांट टू शो अ सिचुएशंस through objects and other chain of events. This is what we call objective correlative. And he also says objectivity का मतलब ये भी होता है कि you must have a sort of objectivity with your own work where you have to be impersonal अनबायस्ड विथ योर वर्क। आपको अपने वर्क से कोई अटैचमेंट नहीं रखना है एंड बहुत ही ब्यूटीफुली आपको शो करना है। आई होप यू पीपल आर एंजॉइंग एंड आपको इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने में हेल्प मिल रही होगी। डू कमेंट मी डाउन व्हाटएवर यू फील अबाउट दिस वीडियो, ठीक है।
Then we have dissociation of sensibility. Again a very important term. इससे काफी सारे questions पूछे गए हैं. Please इसको अच्छे से समझना. ये अगेन टर्म है आपके टी.एस. इलियट का. नाउ टी.एस. इलियट ने अपना एक essay लिखा था द मेटाफिजिकल पोएट्स, जिसके अंदर he has talked favorably और in appreciation of the metaphysical poets. जो 16 to 17 सेंचुरी के टाइम पर हमारे मेटाफिजिकल पोएट्स आते हैं. डन आ गए, हमारे एंड्रयू मार्वल आ गए, और भी बहुत सारे हमारे पोएट्स हैं, मेटाफिजिकल पोएट्स, जो कंसीट्स का इस्तेमाल किया करते थे. उनकी पोएट्री के लिए योर टी.एस. इलियट सेज कि दोज वर द लास्ट पोएट्स इन आवर हिस्ट्री, जिसमें दे शोड एन अमेलगमेशन ऑफ योर इंटेलेक्ट एज वेल एज योर ब्यूटी. मतलब कि आपको उनके वर्क में इंटेलेक्ट एज वेल एज फीलिंग्स आप बोल सकते हो. ठीक है, आपको उनके वर्क में बहुत ही इंटेलेक्चुअल कंपैरिजंस भी देखने को मिल जाएंगे विच इज कॉम्प्लेक्स, एंड फीलिंग्स भी आपको देखने को मिलती है जो आपको 17th सेंचुरी के पोएट्स में देखने को मिलेगी. उसके बाद जितने राइटर्स आए हैं उनके वर्क में या तो आपको सिर्फ इंटेलेक्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि आपकी न्यू क्लासिकल पोएट्री वेयर दे हैड ऑल द आर्टिफिशियल बोल सकते हैं वर्ड्स टू यूज और लैंग्वेज और लिटरेरी डिवाइसेस टू यूज. एंड आपके जो न्यू क्लासिकल पोएट्स थे वो आपके क्लासिक्स के पैटर्न पर लिखा करते थे, आर्टिफिशियल स्टाइल को यूज किया करते थे, एंड उनकी पोएट्री काफी इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिफिशियल साउंड करती थी. उसके तुरंत बाद आते हैं हमारे रोमांटिक राइटर्स. वो लोग तो भैया फीलिंग्स के ही बारे में सिर्फ बात करते हैं, इंटेलेक्ट उनकी पोएट्री में हमें देखने को नहीं मिलता है. सो व्हाट योर टी.एस. इलियट इज सेइंग कि मुझे इन दोनों का अमेलगमेशन आखिरी बार दिखाई दिया था भैया मेटाफिजिकल पोएट्स की पोएट्री में, और अब जो हम लोग में मॉडर्न पोएट्स हैं, ये चीज मुझे अब जाके मॉडर्न पोएट्स में दिखाई देती है, बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज अ मॉडर्न पोएट. सो दिस इज समहाउ ट्रू टू सम एक्सटेंट. आप जब टी.एस. इलियट एंड मॉडर्न राइटर्स की पोएट्री को उठा के देखोगे तो यू आर गोइंग टू फाइंड बोथ एलिमेंट्स ऑफ योर इंटेलेक्ट एज वेल एज योर फीलिंग्स, जो उनके अकॉर्डिंग सही बैठता है. सो ये जो टर्म है वेयर इलियट इज क्लेमिंग the poets after 17th century failed to unify intellect as well as your emotions. I hope this is clear. Next हमारा टर्म आता है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट. नाउ ये कोई एग्जैक्ट टर्म नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा गया है इंडिविजुअल टैलेंट हाफ करके. आपके एग्जाम में एक मैच द फॉलोइंग में पूछा गया है. मैंने आपको रिसेंटली लिटरेरी क्रिटिसिज्म का पूरा क्वेश्चंस कराए हैं, तो उसमें जाके देखना, यू वुड फाइंड दैट. ठीक है, इंडिविजुअल टैलेंट पूछा गया है कि अगेन आपका एसे भी है, एंड यू कैन से इट इज अ फ्रेज और अ टर्म बाय टी.एस. इलियट, जहां पर ये बात करते हैं अबाउट द ट्रेडिशन of our entire literature. When you are a writer or a critic, you must be true to our entire classical European literature. आपको उसके थीम पर लिखना होता है. You must show that you are a part of that literary canon as well as keep up with your creativity. कि आप सिर्फ कॉपी मार के ना बैठ जाओगे अरे कि शेक्सपियर वाज सच अ ग्रेट राइटर, नाउ यू आर राइटिंग अ वर्क एंड आपने उन्हीं के ट्रेडिशन पे लिखने की कोशिश की. यू हैव नो ओरिजिनलिटी ऑफ योर ओन और इंडिविजुअलिटी. So this is what this essay says कि individual poet must conform to the tradition while contributing new insights and creativity अपने work में, whether it be you are a poet or a critic. And this is what this entire essay has to say, जिसको आप जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं. सो यहाँ पे खत्म होता है हमारा वीडियो. एंड अगर आप इन टर्म्स को जो मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट एंड जल्दी जल्दी पढ़ाए हैं उनको आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आप मेरे इस लिटरेरी क्रिटिसिज्म कोर्स को डिटेल में जाके देख सकते हो. मैंने इतने सारे लेक्चर्स के थ्रू एंड सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराया हुआ है इसमें, तो यू कैन गो ऑफ कोर्स एंड चेक देम आउट. एंड अगर आपको इसी इजी स्टाइल में मेरे बाकी कोर्सेज को भी पढ़ना है जो आपके नहीं प्रिपेयर्ड है, प्लीज गो अहेड एंड आप इनके लेक्चर्स को, फ्री लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल है, देखो उनको, सेटिस्फाई योरसेल्फ एंड बी अ पार्ट ऑफ माय कोर्स. मैंने बहुत ही ब्यूटीफुली मेहनत से आपको इन कोर्सेज में पढ़ाया हुआ है एंड हैज always got positive responses from these videos, these courses. तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं. क्वेश्चंस लगाना मत भूलना, क्योंकि इनको आप बस पढ़ के चले जाओगे तो आधा अधूरा ज्ञान हो जाएगा एंड हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस. तो आप क्वेश्चन जरूर से लगाइए सो दैट यू कम टू नो कि चलो मैंने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, पर आपका एग्जाम इनसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है. यहाँ पे आपकी ये जो क्वेश्चन सीरीज है आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी. यू कैन जस्ट मैसेज अस ऑन दिस नंबर एंड वी विल सेंड यू द इंटायर डिटेल्स ऑफ आवर कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज. आई एम होपिंग कि आप अभी तक मेरे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट होंगे, जहाँ पर डेली बेसिस पे आपको बहुत सारे नोटिफिकेशंस, फ्री टेस्ट सीरीज एंड पोल्स मिलते रहते हैं. बहुत सारे बच्चे इस ग्रुप का पार्ट है. आई गेस ऑलमोस्ट 10,000 प्लस
students are a part of this group, and we have a beautiful community. So do be a part of this community with me, and also let me know कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. नेक्स्ट ऐसा वीडियो आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहोगे, where you get the entire revision in just one video. I would wait for your comment. I'm going to take your leave, and I'm going to meet you up next in yet another video. Up till then, bye and take care.